नमस्कार दोस्तों। आज मूवी रिव्यू सेक्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदुस्तान में बनी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी। एक ऐसी मूवी जिसने भारत में पहली बार 1 करोड़ रुपए कमाने का बेमिसाल खिताब अपने नाम किया। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1943 में रिलीज़ हुई एक सोशल और फैमिली ड्रामा फिल्म जिसका नाम है किस्मत। हिंदुस्तान की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी होने के अलावा और साथ ही साथ पहली बार 1 करोड़ रुपए कमाने के अलावा इस फिल्म में और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहली बार हिंदी सिनेमा में हुई, जैसे कि हीरो को एक एंटी हीरो के तौर पे दिखाया गया और साथ ही साथ एक लड़की के शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाने जैसे बोल्ड थीम को भी इस मूवी में पेश किया गया, जो कि हिंदी सिनेमा में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। और डिटेल में फ़िल्म की बात करें तो इसके डायरेक्टर थे ज्ञान मुखर्जी। इस फिल्म की कहानी लिखी गई है आगा जानी कश्मीरी जी द्वारा। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी ज्ञान मुखर्जी जी ने ही लिखा है। इस फिल्म को बॉम्बे टॉकीज़ कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। बॉम्बे टॉकीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कंपनी 1934 में हिमांशु राय और देविका रानी द्वारा बनाई गई थी और 1943 तक अशोक कुमार ही इस स्टूडियो के लीड एक्टर के तौर पे काम करते रहे। फिल्म के संगीत की बात करें तो इसका म्यूज़िक दिया है अनिल बिस्वास जी ने। इस मूवी के संगीत लिखे हैं कवि प्रदीप ने। ये मूवी 9 जनवरी 1943 में हिंदी सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी। मैं आपको बता दूं, ये मूवी आज़ादी से पहले बनाई गई थी। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था दुनिया में। मूवी का टोटल रन टाइम था 143 मिनट, जो घंटों के हिसाब से 2 घंटा 23 मिनट बैठते हैं। मूवी के बजट की बात करें तो ये मूवी मात्र 2 लाख रुपए के बजट में बनाई गई थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने 1 करोड़ 65 लाख रुपए की कमाई करी थी और भारत की पहली 1 करोड़ कमाने वाली मूवी बन गई। यदि इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो 1 करोड़ 65 लाख उस समय लगभग 2 से 2,500 करोड़ के बराबर रहे होंगे। फिल्म के कास्ट की बात करें तो इसमें अशोक कुमार, मुमताज़ शांति, शाहनवाज़, VH देसाई, PF पीथावाला, चंद्रप्रभा, कन्नू रॉय, डेविड, हरून, बेबी कमला, मुबारक जैसे कलाकार थे। फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें हम आपको बाद में बताएंगे, तो पहले बताते हैं कि फ़िल्म का प्लॉट कैसा था, कैसी थी इसकी कहानी। फ़िल्म की कहानी शुरू होती है शेखर के साथ, जो कि एक पॉकेटमार है और एक ठग है, जो कि जेल से रिहा करा जा रहा है अपने तीसरे सेंटेंस के बाद, यानी तीसरी बार वो जेल से रिहा हो रहा है। हालांकि उसके चेहरे पे इसका कोई दुख नहीं है और ना ही उसके मन में सुधरने का कोई विचार है। शेखर जेल से निकला ही है कि उसने एक पाके नाम के व्यक्ति के जेब से एक घड़ी चुरा ली है। हालांकि बाके ने भी वह घड़ी किसी और व्यक्ति के जेब से निकाली है। जब वह दोनों घड़ी को बेचने के लिए एक दुकान पे पहुंचते हैं, तब बाके को एहसास होता है कि उसके पास तो वो घड़ी है ही नहीं। शेखर तब उसे वह घड़ी दिखाता है और बाके शेखर के हुनर को देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और शेखर को भी अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। बाके शेखर को अपने मालिक इंद्रजीत के घर की तिजोरी लूटने का ऑफ़र देता है। हालांकि बात आगे बढ़ पाती तभी वह व्यक्ति जिसकी घड़ी चोरी की गई थी, वह चोर को ढूंढता ढूंढता उस दुकान तक पहुंचता है। वह बताता है कि वो भी इस घड़ी को बेचने ही आ रहा था। हालांकि उसने ये घड़ी चुराई नहीं है, वह उसकी पसंदीदा घड़ी में से एक है, परंतु क्योंकि उसकी बेटी रानी का आज थिएटर में संगीत का कार्यक्रम होने वाला है जिसके लिए उसके पास टिकट नहीं है, तो ताकि वो टिकट के पैसे जुटा सके इसलिए वो घड़ी बेचने के लिए आ रहा था। जब वह घड़ी बाके ने चोरी कर ली, जिससे आगे शेखर ने चोरी करके वो घड़ी बेच दी। शेखर अब घड़ी तो वापस कर नहीं सकता, परंतु वह उस आदमी को कहता है कि मैं भी थिएटर ही जा रहा हूँ, तुम्हारा टिकट मैं ख़रीद लूँगा, तुम मेरे साथ चलो और अपनी बेटी को गाते हुए देखो। तो शेखर इस तरह उस बूढ़े आदमी को अपने साथ ले जाता है,
जहाँ उसकी बेटी रानी का संगीत का कार्यक्रम होता है। वहाँ शेखर की नज़र पड़ती है थिएटर के मालिक इंद्रजीत के बीवी की तरफ, जिसने एक बहुत ही कीमती मोतियों का हार पहना होता है। दूसरी ओर वो बूढ़ा आदमी शेखर को बताता है कि जो स्टेज पे गाना गा रही है वो उसी की बेटी है, जिसका एक पैर खराब है और जिसका कारण वही बूढ़ा आदमी है। रानी का संगीत कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रानी की नज़र पड़ती है अपने पिता की तरफ और वो देखती है कि उनके साथ एक नौजवान आदमी है, जो कोई और नहीं बल्कि शेखर ही है। जैसे वो अपने पिताजी की तरफ बढ़ती है तब तक उसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं और रानी की मुलाकात केवल शेखर से ही हो पाती है। दूसरी ओर शेखर की नज़र है उस मोती के हार पे। शो ख़त्म हो जाने के बाद शेखर किसी तरह वो मोती का हार इंद्रजीत की बीवी के गले से निकाल के वहाँ से निकल जाता है। इंद्रजीत की बीवी को जैसे ही मालूम पड़ता है कि उनका मोतियों का हार चोरी हो चुका है, वह तुरंत इसकी इत्तला इंद्रजीत को करती है और इंद्रजीत पुलिस को बुलाकर वहाँ पर छानबीन करवाते हैं। छानबीन पूरी हो पाती इससे पहले शेखर वहाँ से निकल जाता है। बाहर रोड पे एक टांगे के पास शेखर खड़ा होता है और जब वह देखता है कि पुलिस उसकी तरफ बढ़ रही है तो वह टांगे में रखे एक बैग में वो चुराया हुआ मोती का हार रख देता है। पुलिस उसकी छानबीन करती है और उसे छोड़ देती है। उससे पहले ही वो लड़की जो कि स्टेज पे गाना गा रही थी यानी रानी और उसकी बहन लीला टांगे से अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। शेखर जब वापस टांगे की ओर पहुंचता है तो वहाँ कोई भी टांगा खड़ा नहीं होता। थोड़ा भटकने के बाद शेखर को वही टांगे वाला दोबारा दिखता है। शेखर उस टांगे वाले से पूछता है कि जो सवारी अभी बैठी थी उसे उसने कहाँ उतारा। टांगे वाला उसे एक पता बताता है और शेखर उसी पते पे पहुंच जाता है। घर पे लगे एक पाइप के सहारे शेखर उस घर पे पहुंच जाता है, खिड़की से अंदर घुसता है और ऐसा करते हुए उसे 2-3 पुलिस वाले देख लेते हैं। वहीं दूसरी ओर लीला और उसकी बहन रानी को भी एहसास होता है कि ज़रूर उनके घर में कोई आया है। रानी जैसे ही बाहर आती है वो देखती है शेखर को, क्योंकि वह शेखर को पहले भी अपने पिताजी के साथ थिएटर में देख चुकी थी तो उसे शेखर पे शक नहीं होता। वो इस उम्मीद में होती है कि ज़रूर शेखर यहाँ पर आया है तो उसके पिताजी भी यहाँ ज़रूर आएंगे उनसे मिलने। तभी वो 3 पुलिस वाले जिसने शेखर को पाइप के सहारे घर में घुसते हुए देखा था वो भी ऊपर आ जाते हैं। वो रानी को बताते हैं कि ये चोर है, ये आपके घर में चोरी छुपे घुसा है। तभी रानी उसे रोक देती है और उन तीनों को वहाँ से बोलती है कि जी नहीं, मैं इन्हें जानती हूँ, ये मेरे पिताजी के साथ थे, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और खामखा इन पे इल्ज़ाम न लगाएं। रानी शेखर को अपने ही घर पर रुकने के लिए कहती है। वो उनसे कहती है कि आप आज रात यहीं रुक जाइए, क्या पता आपको ढूंढते हुए मेरे पिताजी भी यहाँ हमसे मिलने चले आए। वहीं दूसरी ओर शेखर का असली मकसद रानी के घर में पड़े बैग से वो मोती का हार निकालना है जो कि उसने थिएटर में चुराया था। तो शेखर रात उसी घर में रुक जाता है और मौका मिलते ही वो मोतियों का हार उस बैग से निकाल के अपने पास रख लेता है। सुबह जब शेखर उठता है तब वह देखता है कि एक मैनेजर उनके घर पर आया है, जो कि दरअसल रानी से उस घर पे लिए हुए कर्ज का ब्याज लेने आया है। रानी जिसके पास कुछ भी नहीं है वह मैनेजर से विनती करके 7 दिन का वक्त मांगती है। वो मैनेजर को बोलती है कि 7 दिन में वह घर का कुछ ना कुछ सामान बेचकर उनका ब्याज जुटा लेंगी। मैनेजर के जाने के बाद शेखर रानी से बात करते हैं तो रानी उनको बताती है कि वह कमरा किराए पर देती थी, पर अब क्योंकि उस कमरे में भी कोई किराए पर नहीं है, इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो शेखर रानी से कहते हैं कि वो उनका कमरा किराए पे लेना चाहेंगे और उसके बदले में उनको किराया दे दिया करेंगे, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी। जिस बात पे रानी मान जाती है और शेखर उसी रात अपना सारा सामान लेके रानी के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ और दिन बीतते हैं।
रानी और शेखर को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। दूसरी ओर शेखर उस मोतियों के हार को अपने दोस्त की दुकान पर छोड़ आए हैं, जहां उन्होंने पहले एक घड़ी भी बेची थी। क्योंकि मोतियों का हार थोड़ा महंगा है और उसका ख़रीदार इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, जिस वजह से शेखर ने उस हार को अपने दोस्त की दुकान पे छोड़ के आ जाना ही बेहतर समझा। दूसरी ओर पुलिस इंद्रजीत के घर पहुंची है उस हार की तफ्तीश करने, जहां पुलिस इंस्पेक्टर को पता चलता है कि इंद्रजीत, जो कि उस थिएटर के मालिक हैं, उनका एक बड़ा बेटा भी है मदन, और उनका छोटा बेटा मोहन, जो कि उनके साथ ही रहता है। परंतु बात करें मदन की, जो कि बचपन में ही अपने घर से भाग गया था, इंद्रजीत और उनकी बीवी आज 20 साल बाद भी अपने बेटे मदन को ढूंढ रहे हैं। मदन की उनके पास एक ही निशानी जो उनको मालूम है, वो ये है कि मदन ने अपने हाथ पे मदन गुदवा रखा है। दूसरी ओर शेखर और रानी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं। एक रोज़ रानी शेखर को एक फ़ोटो दिखाती है उनके बचपन की, जिसमें रानी ने एक बहुत ही खूबसूरत मोतियों का हार पहना होता है। रानी उनको बताती है कि यह हार अब उनके पास नहीं है, यह हार उनको बचपन में उनके पिता ने दिया था। तभी शेखर के मन में एक ख्याल आता है कि जो हार उसने चुराया है, क्यों ना वो हार वो रानी को दे दे। हालांकि शेखर अब कुछ भी गलत काम करने से डरता है, वह रानी के साथ रहना चाहता है और सब कुछ छोड़ देना चाहता है। तभी उस हार को लेने के लिए वो अपने दोस्त की दुकान पे पहुंचता है, जहां पे बाके पहले से ही मौजूद होता है, जो कि इंद्रजीत का नौकर है। बाके शेखर से कहते हैं कि उनको इंद्रजीत के तिजोरी का लॉक पता चल गया है और वह दोनों आज रात जाके वहां से सारा माल लूट सकते हैं। परंतु शेखर, जो कि अब इन सब कामों से निकलना चाहता है, वह बाके को मना कर देता है और वहां से मोतियों का हार लेके सीधा रानी के पास पहुंचता है। रानी वह हार देख के काफ़ी खुश होती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि 7 दिन पूरे हो चुके हैं। इंद्रजीत के मैनेजर दोबारा से रानी के पास पहुंचते हैं ब्याज लेने के लिए। हालांकि रानी अभी भी कुछ भी पैसे जुटा नहीं पाई है। रानी के घर पर एक पियानो है और मैनेजर कहते हैं कि यदि ये पियानो तुम मुझे बेच दो तो मैं इसके बदले तुम्हें 100 रुपये तक दे दूंगा। हालांकि वो पियानो रानी के पिताजी का काफ़ी ख़ास है, इसलिए वह उसे बेचने से मना कर देती है। मैनेजर रानी को लास्ट 2 दिन की मोहलत देकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वह घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ी ही दूर पे उनकी मुलाकात होती है शेखर से। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उसी में शेखर मैनेजर साहब का पर्स मार लेता है। शेखर देखता है कि पर्स में काफ़ी पैसे हैं और वो पैसे लेकर वो सीधा इंद्रजीत के घर जाता है। वो इंद्रजीत से कहता है कि ये पैसे रानी ने भेजे हैं, अपना सारा जो भी उन पे उधार था वो सारा चुकाना चाहती है। जैसे ही इंद्रजीत को ये पता चलता है, वह अपने मैनेजर को बुलाते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि रानी ने सारा पैसा लौटा दिया है, उनको पेपर बना के दे दो कि अब उनका हम पे कोई भी बकाया नहीं है। दूसरी ओर कहानी में एक प्रेम प्रसंग और भी है, जो कि चल रहा है रानी की छोटी बहन लीला और इंद्रजीत के छोटे बेटे मोहन के बीच। अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी एक दिन थिएटर जाने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि उनका वहाँ पर शो है। शेखर ने उनको मना किया है कि वो मोतियों का हार वो थिएटर पहन के ना जाए। हालांकि अपनी छोटी बहन के ज़िद करने पर वह हार पहन के वहाँ चली जाती है। उसी शो में इंद्रजीत और उनकी बीवी भी वहाँ होते हैं। उनकी बीवी झट से पहचान जाती है कि जो लड़की गाना गा रही है उसने वही मोतियों का हार पहना है, जो कि इसी थिएटर में उनके गले से चोरी हो गया था। इंद्रजीत और उनकी बीवी पुलिस को लेकर रानी के पास पहुंचते हैं। वह रानी को बताते हैं कि ये हार तुमको कहाँ से मिला, क्योंकि ये हार उन्हीं के गले से कुछ टाइम पहले इसी थिएटर में चोरी हुआ था। तभी शेखर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और
पुलिस को देखकर कमरे के बाहर खड़े होके ही सारी बातें सुन रहे होते हैं। पुलिस रानी से काफ़ी पूछताछ करती है कि यह हार उनको किसने दिया, परंतु रानी, जो कि शेखर से काफ़ी प्यार करती है, वह कुछ भी हो जाए शेखर का नाम नहीं लेना चाहती थी। पुलिस उनसे कहती है कि यदि आप नहीं बताओगे कि ये हार आपको किसने दिया तो हमें मजबूरी में आपको ही गिरफ्तार करना पड़ेगा। रानी खुद गिरफ्तार होने को तैयार हो जाती है, पर वह किसी भी कीमत पर शेखर का नाम नहीं लेना चाहती थी। शेखर ये सब बाहर खड़ा सुन रहा था, तभी वह कमरे के अंदर आता है और पुलिस को बताता है कि ये हार रानी को उसने ही दिया है और वो हार उसने इंद्रजीत की बीवी के गले से ही चुराया था। रानी ये सब सुन के काफ़ी दुखी होती है और पुलिस शेखर को अपने साथ ले जाती है। पुलिस के साथ जीप में जाते हुए शेखर इंस्पेक्टर से कहते हैं कि वह उन्हें 2 दिन बाद गिरफ्तार कर ले। उनको 2 दिन के लिए बहुत ही ज़रूरी काम है, क्योंकि शेखर ने एक डॉक्टर से बात करी है जो कि रानी का जो पैर खराब है उसको ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए 1,500 रुपये की ज़रूरत है और वह 1,500 रुपये जुटाने के लिए उसको 2 दिन का समय चाहिए। वो इंस्पेक्टर से काफ़ी विनती करते हैं, पर इंस्पेक्टर जो कि उनकी बात नहीं मानते, क्योंकि वह भी अपने फ़र्ज़ के आगे मजबूर है। तो शेखर एक निर्णय लेते हैं और जीप से कूद जाते हैं, जिसके बाद वह पैसा जुटाने के लिए सबसे पहले अपने दोस्त की दुकान पे जाते हैं, जहां वह चोरी का माल बेचा करते थे। परंतु उनके दोस्त कहते हैं कि इतना पैसा तो उनके पास भी नहीं है। तभी शेखर मिलते हैं बाके से, जिसने पहले उन्हें बताया था कि वह इंद्रजीत की तिजोरी का लॉक जानते हैं और वह उसके घर की तिजोरी लूटने के लिए शेखर की मदद चाहते हैं। तो शेखर, जिन्हें 1,500 रुपये की सख्त ज़रूरत है, हालांकि वो ये काम छोड़ चुके हैं, पर क्योंकि रानी के पैर के ऑपरेशन के लिए उनको 1,500 की ज़रूरत है, तो वे ये काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। वह बाके से बोलते हैं कि आज रात वो चोरी करेंगे। तो शेखर किसी तरह इंद्रजीत के घर पहुंचते हैं, जहां बाके पहले से ही मौजूद होता है। वह उनकी तिजोरी खोलते हैं और केवल 1,500 रुपये ही निकालते हैं और वहां से चले जाते हैं। हालांकि बाके का इसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम पूरी तिजोरी लूटने वाले हैं, परंतु शेखर को केवल 1,500 की ही ज़रूरत थी, तो वो उतना ही पैसा निकाल के वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि जब वह वहाँ से भाग रहे होते हैं तो उनका एक लॉकेट वहाँ गिर जाता है, पर वह वहाँ से सफलतापूर्ण निकल जाते हैं। इंद्रजीत को जब पता चलता है कि उनके घर में चोरी हुई है, तो वह पुलिस को बुलाते हैं। छानबीन करने पर उनको वो लॉकेट दिखाई देता है। उस लॉकेट को देखने के बाद इंद्रजीत पुलिस इंस्पेक्टर से कहते हैं कि हमें इस चोर को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। थोड़ी बहुत छानबीन के बाद पुलिस इंस्पेक्टर पता लगा लेते हैं कि ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि शेखर ने ही करी है। पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत से कहते हैं कि शेखर रानी से काफ़ी प्यार करता है, तो यदि आप चाहते हो कि शेखर को हम पकड़ पाए तो आपको रानी को थिएटर में गाना गाने के लिए बोलना पड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर बताते हैं कि मुझे पूरा यकीन है अगर रानी वहाँ पर गाना गाएंगी तो शेखर उसे देखने के लिए ज़रूर वहाँ पर आएंगे और हम शेखर को पकड़ लेंगे। वहीं दूसरी ओर रानी की छोटी बहन लीला अब मोहन के बच्चे की माँ बनने वाली है। जब रानी को ये सब पता चलता है, वह इंद्रजीत के घर पहुंचती है और इंद्रजीत से अपनी छोटी बहन लीला और उनके छोटे बेटे मोहन की शादी कराने के लिए बोलती है। हालांकि इंद्रजीत, जो कि काफ़ी अमीर है और उनका रुतबा काफ़ी बड़ा है, वह रानी से कहते हैं कि यदि तुम्हें शादी करानी है तो फिर पहले 10,000 रुपये के दहेज का इंतज़ाम कर लो। रानी इंद्रजीत के घर से मायूस होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको मालूम है कि 10,000 का इंतज़ाम करना उसके लिए कतई भी मुमकिन नहीं है। रानी घर पहुँचती है तो उनको पता चलता है कि उनकी छोटी बहन लीला घर छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि वह काफ़ी बेइज्जत फील कर रही थी
और वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थी, जिस वजह से वह घर छोड़ के चली जाती है। सबको यही लगता है कि रानी की छोटी बहन लीला अब इस दुनिया में नहीं है और उसने खुदकुशी कर ली है। दूसरी तरफ इंद्रजीत अगले दिन फिर से रानी के घर आते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि रानी उनके थिएटर पे एक बार फिर से परफॉर्म करे, ताकि वह चोर यानी शेखर भी वहाँ पर आए और वह उनको पकड़ ले। रानी थिएटर पे परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु एक पेपर पे 3 शर्तें लिख देती है और इंद्रजीत से उस पे दस्तखत करवा लेती है कि मैं परफॉर्म करूँगी, पर ये 3 शर्तें तुम्हें मेरी माननी पड़ेंगी। इंद्रजीत इस बात पे मान जाते हैं और उस पेपर पे दस्तखत कर देते हैं। फिर आता है क्लाइमैक्स का सीन, जब रानी थिएटर में पहुंच गई हैं परफॉर्मेंस के लिए, और इस बार वो केवल गाना ही नहीं गा रही हैं, वो डांस भी कर रही है, क्योंकि अब उनका पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है। पुलिस इंस्पेक्टर जिसने पूरे थिएटर में नज़र रखी हुई है, गाना ख़त्म होने के बाद शेखर को पकड़ लेता है। पुलिस इंस्पेक्टर शेखर को इंद्रजीत के रूम में लेके जाते हैं, जहाँ पर इंद्रजीत शेखर से कहते हैं कि जब तुम मेरे यहाँ चोरी करने आए थे तो ये लॉकेट तुम्हारे पास से गिर गया था। इंद्रजीत बताते हैं कि ये लॉकेट उनके बेटे मदन का है, जो कि 20 साल पहले घर छोड़ के चला गया था। इंद्रजीत शेखर से पूछते हैं कि कहीं वही तो उनका बेटा मदन नहीं है, परंतु शेखर बात घुमा देता है और कहता है कि ये लॉकेट तो उसने किसी आदमी का चोरी किया है और अब उसे याद भी नहीं कि वो आदमी कौन था। ये सब सुनकर इंद्रजीत काफ़ी मायूस हो जाते हैं, साथ ही साथ उनकी बीवी भी मायूस हो जाती है, क्योंकि उनके मन में एक आस थी कि शायद उनका बेटा अब उन्हें वापस मिल जाएगा। दूसरी ओर रानी भी वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस वाले को अपने शर्तों वाला पेपर दिखाती है, जिसमें इंद्रजीत ने दस्तखत करे हुए हैं। उनकी पहली शर्त ये थी कि शेखर पे लगाए गए सारे इल्ज़ाम हटा दिए जाए। उनकी दूसरी शर्त ये थी कि उनके पिता ने इंद्रजीत से जितना भी कर्ज़ा लिया है वो सब माफ़ कर दिया जाए, और उनकी तीसरी शर्त ये थी कि उनकी छोटी बहन लीला और इंद्रजीत के छोटे बेटे मोहन की शादी करा दी जाए। इंद्रजीत सभी शर्तों को मानते हैं और वैसा ही करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर को बोलते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जब शेखर की हथकड़ियाँ खोल रहे होते हैं, तभी वह देखते हैं कि शेखर के हाथ पे मदन गुदा हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत को बताते हैं कि आपका बेटा मिल चुका है, वो कोई और नहीं बल्कि शेखर ही है। इंद्रजीत शेखर से पूछते हैं कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम ही मदन हो, जिस पे शेखर बताते हैं कि आप काफ़ी रईस आदमी हैं, आपकी समाज में काफ़ी इज्जत है और मैं एक चोर और ठग हूँ। मुझे सही नहीं लगा कि मैं आपसे अपना कोई नाता रखूं। इंद्रजीत कहते हैं कि तुम जैसे भी हो उसमें पूरी गलती तुम्हारी नहीं, कुछ गलती हमारी भी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एकदम हैप्पी एंडिंग हो चुकी है और शेखर और रानी दूसरी और लीला और मोहन की शादी कराई जा रही है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। फिल्म के गानों की बात करें तो 1943 में ये पिक्चर जब रिलीज़ हुई थी, उस समय देश आज़ाद नहीं था। उस समय फिल्म में एक काफ़ी पैट्रियोटिक या देशभक्ति आप कह सकते हैं गाना डाला गया था, जिसका नाम था दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, जो कि उस माहौल के हिसाब से काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और बहुत ही हिट गाना साबित हुआ। इस गाने को अमीर बाई कर्नाटकी और खान मस्ताना ने गाया था। फिल्म का दूसरा गाना था अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, जो कि गाया था अमीर बाई कर्नाटकी ने। फिल्म का तीसरा गाना ए दुनिया बता घर घर में दिवाली है, जो कि अगेन गाया था अमीर बाई कर्नाटकी ने। फिल्म का चौथा गाना है धीरे धीरे आ रे बादल मेरा बुलबुल सो रहा है, जो गाया है अगेन अमीर बाई कर्नाटकी ने। फिल्म का पांचवा गाना है
जो कि धीरे धीरे आ रहे बादल मेरा बुलबुल सो रहा है ही है, जो कि इस बार मेल वर्जन है जो गाया है अशोक कुमार ने। फिल्म का छठा गाना है हम ऐसी किस्मत को एक दिन हंसाए, जो अगेन गाया है अमीर भाई कर्नाटकी और अरुण कुमार ने। फिल्म का सातवां गाना है पपीहा रे मेरा पिया से कही हो जाए, जो गाया है पारुल घोष ने। फिल्म का आठवां गाना है तेरे दुख के दिन फिरेंगे ज़िंदगी बन के जिए जा, जो गाया है अरुण कुमार ने। फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें अगर आपको बताएं तो इस फिल्म में जो हीरोइन है मुमताज़ शांति, जिन्होंने रानी का किरदार निभाया है, उनको द जुबली गर्ल के नाम से भी पहचाना जाता है। मैं आपको बता दूं, मुमताज़ शांति ने पार्टीशन से पहले तो हिंदुस्तान में कई सारी मूवीज़ करी, जैसे कि 1942 में बसंत, 1943 में किस्मत, उसके बाद घर की इज्जत 1948। हालांकि पार्टीशन के बाद वह पाकिस्तान चली गई और वहाँ उन्होंने फिर रिटायरमेंट ले लिया और उसके आगे उन्होंने कोई मूवीज़ नहीं करी। उनकी लास्ट मूवी जो थी वह आहुति थी, जो कि 1950 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें ये भी हैं कि फ़िल्म का प्रीमियर हुआ था 9 जनवरी 1943 में रॉक्सी टॉकीज़, जो कि बॉम्बे में था। फिल्म ने इसी वेन्यू में अपने 50 हफ्ते कंप्लीट करे और पहली फिल्म बनी जिसको सिल्वर जुबली का खिताब मिला। ये पिक्चर 24 सितंबर 1943 में रॉक्सी सिनेमा कोलकाता में रिलीज़ हुई, जहाँ पर ये पिक्चर 187 हफ्तों तक लगातार चलती रही, जो कि 32 साल तक रिकॉर्ड बना रहा और 32 साल बाद ये रिकॉर्ड टूट पाया। 187 हफ्ते लगातार एक सिनेमा में। सिर्फ इसी थिएटर से इस मूवी ने 12 लाख रुपए की कमाई करी, जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था उस समय। ये फिल्म कलकत्ता, बॉम्बई, कराची, दिल्ली जैसे शहरों में गोल्डन जुबली साबित हुई। वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, नासिक, शोलापुर, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, मद्रास, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ जैसे शहरों में सिल्वर जुबली साबित हुई। इस मूवी में पहली बार लॉस्ट एंड फाउंड कंसेप्ट का यूज़ किया था, जिसमें बच्चा 20 साल पहले अपने घर से बिछड़ गया और बाद में अपने माँ बाप को वापस मिल गया। यही लॉस्ट एंड फाउंड कंसेप्ट आगे चल के वक्त, यादों की बारात, अमर अकबर एंथनी जैसी पिक्चरों में भी यूज़ किया गया। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगली मूवी के साथ। यदि आप किसी मूवी का रिव्यू जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।